वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, जो चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। एक नया इनिशिएटिव आज लिया गया है। कुछ स्टूडेंट ने बार बार ये बात हमसे मेरे सामने रखी थी कि करंट अफेयर्स का जो टॉप क्वेश्चन है करंट अफेयर्स 2021 का, हालांकि आपको जो डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ जो जायसवाल सर लेते हैं उसमें एमसीक्यू के तौर पर डेली करंट 5 क्वेश्चन तो होता ही है। उसके अतिरिक्त जो डेली क्वेश्चन है उसके अतिरिक्त 2021 का जो आपको वर्ष 2021 का जो टॉप करंट डेली जो होगा, ये आज का भी हो सकता है, कुछ महीने पहले का भी हो सकता है। तो इस संदर्भ में लेकर टॉप 10 का सीरीज़ मैं चला रहा हूँ। जो ये सेट पहला सेट होगा, कोशिश करूँगा इसमें 50 से 60 सेट लाने का, जिसमें से आपको टॉप 10 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। वो दो लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। तो ये नए फॉर्मेट के साथ मैं आपके साथ सामने हाजिर हूँ। उससे पहले जो भी आप लोगों को क्यूरी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म में यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है, उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ से जाकर लोग जुड़ सकते हैं। या युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आप डायरेक्ट वहाँ हमें पाइएगा। तो विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप जुड़े और जो भी हमारे द्वारा आप लोगों के लिए उपयोगी चीज़ लाया जा रहा है उससे जुड़े। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के जैसे राष्ट्रीय मुद्दा है, नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन इसी तरह होगा। विभिन्न जो टॉपिक हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, ये सब के अतिरिक्त जो भी मुद्दे होते हैं, साइंस के क्वेश्चन होंगे, मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार के सभी प्लेटफॉर्म से प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे। उसमें डेली आपको ये टॉप 10 का सीरीज सेट आएगा। तो चलिए इसमें आप लोग शामिल होइए, देखिए किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न के तौर पर देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 कुल कार एवं दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कितने प्रतिशत की बिक्री का लक्ष्य रखा है। प्रश्न के तौर पर यह शामिल किया गया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया हुआ है प्रश्न, तो आप लोग जो इंग्लिश फॉर्मेट के हैं तो इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाए, 10 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, आप लोग देखते भी नहीं है। बेवजह टाइम टेकन करने का कोई वजह नहीं होता है। तो इसलिए मैं जहाँ इम्पोर्टेंट होगा इंग्लिश में वहाँ मैं मार्क कर दूँगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 में कुल कार एवं दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कितने प्रतिशत की बिक्री का लक्ष्य रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज टारगेट विल सेलिंग परसेंटेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टोटल कार एंड टू व्हीलर्स ईयर 2030। तो ऑप्शन के तौर पर है ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 25%, सॉरी यहाँ 35% होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30%। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, हिंदी में होगा इसका एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMP फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फेम इंडिया जैसी पहल की शुरुआत की है। इस इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो लक्ष्य है 30% प्राप्त करने के लिए ये दो पहल योजना शुरू की गई है। वर्ष 2020 के बाद वर्ष दर वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष लक्ष्य है भारत सरकार का 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य। हालांकि ये बहुत ही अधिक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं ये भी आप लोग देखिएगा।
क्योंकि जो भी टॉपिक यहाँ दिया गया है उसे आप लोग खुद से भी सर्च करके एक बार देखिएगा, तो और भी बेहतर तरीके से आप लोग इसे सीख पाइएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको है, भारत सरकार द्वारा कुल कितना रक्षा उपकरणों के निर्यात की मंजूरी दी है? हाउ मेनी डिफेंस इक्विपमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया एक्सपोर्ट दिया है? कितना इक्विपमेंट ऐसा है जिसे निर्यात के लिए मंजूरी दी है भारत सरकार ने? ऑप्शन के तौर पर जैसे देखते हैं, ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 156, ऑप्शन सी 176, ऑप्शन डी 186। सेम ऑप्शन यहाँ भी होगा। तो ऑप्शन सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर बी होगा, ऑप्शन बी 156 उपकरण को। तो उसमें देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर है। भारत के अधिकांश रक्षा उपकरणों का आयात करता है, ये सभी लोग जानते हैं। हालांकि अब भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यातक की बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। फरवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा अटारली गन, स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, टैंकों और मिसाइलों, विस्फोटक, टैंक रोधी एवं रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 156 उपकरण शामिल किए गए हैं कुल। और ये रक्षा मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति DPEPP यानी ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इन पॉलिसी 2020 का निर्माण किया है। तो इससे संबंधित है, रक्षा उपकरण से संबंधित है। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है, किस मंत्रालय द्वारा रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है? तो MCQ तौर पर बहुत से प्रश्न शामिल हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपको चलिए तीसरा प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया सॉल्व ड्रोन की मदद से देश का डिजिटल नक्शा बनाने जा रही है, इसके लिए कितने डिजिटल केंद्र को स्थापित किया जाएगा? सर्वे ऑफ इंडिया गिविंग द मैप ऑफ डिजिटल मैप ऑफ द कंट्री विच हेल्प द ड्रोन्स, हाउ मेनी डिजिटल सेंटर विल बी सेटअप फॉर दिस? कितने सेटअप का तैयार करने की कोशिश की गई है, प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 3, और ऑप्शन ए में है 3 सेंटर है, ऑप्शन बी 5 सेंटर, ऑप्शन सी 7 सेंटर, ऑप्शन डी 10 सेंटर या केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएंगे। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 सेंटर होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, डिजिटल नक्शा बनाने के लिए ड्रोन को पहली बार उपयोग किया जा रहा है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो कितने डिजिटल केंद्र? 3 डिजिटल केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाले GPS सिस्टम की अपेक्षा यह डिजिटल नक्शा ज़्यादा सटीक और स्पष्ट होगी। तो यह इसकी विशेषता है। जैसे इसकी फ़ायदा क्या होगा, जोमेटो, उबर और भी जो गुड्स सर्विस प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं, उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराया जा रहा है डिजिटल मैपिंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दा में नेशनल इशू में नेक्स्ट क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको, जल शक्ति मिशन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई है? जल शक्ति अभियान वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। सेम आंसर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी इधर ही मिलेगा ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी, जल शक्ति अभियान के को 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था। वर्ष 19 में प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई को। ये भी प्रश्न MCQ के तौर पर पूछा जाता है, डेट के संदर्भ में पूछा जा सकता है। 1 जुलाई, 1 मई, 1 जून, इस तरह टाइप से करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जल शक्ति अभियान में कितने जिले शामिल किए गए? प्रश्न यहाँ MCQ के तौर पर भी पूछे जा सकते। जैसे जल संकट से जूझ रहे देश के 256 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। इसके भी 2 फेज चल रहे हैं। तो ये फेज क्या है आप लोग देख लीजिएगा। जल शक्ति अभियान का आदर्श वाक्य, जहाँ और जब बारिश पड़े उसे लपक लो, ये आदर्श वाक्य है इस जल शक्ति मिशन का। जो पूर्व का जो वाक्य था, जैसे खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, का नया संस्करण ये है, जहां और जब बारिश पड़े उसे लपक लो। तो आदर्श वाक्य ये जल शक्ति मिशन का है। तो ये प्रश्न MCQ के तौर पर भी एग्ज़ाम में करंट में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। आदर्श वाक्य
या थीम क्या होता है, इस सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुद्दा नेशनल इशू से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इंटरनेशनल इशू से शुरू होगा आज। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की घोषणा कब की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP अराउंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह जो नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो इसे VVI के तौर पर भी आप लोग रख सकते हैं। तो देखते हैं वर्ष क्या है इसका है। वर्ष ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2019, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। हालांकि 2021-22 बजट में इसमें 2021-22 जो बजट था इसमें आपको वित्त आवंटित भी किए गए हैं बहुत मात्रा में। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए NIP की घोषणा की थी। जो 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है लाल किला से, वहाँ से इसकी घोषणा की गई थी। अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य रखने के लिए अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने का लक्ष्य या निवेश करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 100 करोड़ से अधिक लागत वाले सभी ग्रीनफील्ड और सभी ब्राउनफील्ड अवसंरचना को शामिल किया गया। तो यहाँ प्रश्न ये भी अवसंरचना पाइपलाइन जो है उससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसमें कौन से अवसंरचना को शामिल किया गया, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड इत्यादि को। तो ये ग्रीनफील्ड वैसे परियोजना को कहते हैं जो पूर्ण रूप में नया हो, नया हो, वो कॉन्सेप्ट उसका नया हो, उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप वो नया हो। ब्राउनफील्ड पुराने कोई परियोजना चल रहे उसमें जोड़ के नई योजना को शामिल किया जाता है, उसे ब्राउनफील्ड कहा जाता है। इसमें अभी 7400 आसपास 21-22 का जो बजट था उसमें 7400 के आसपास परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ये भी MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है नेशनल। तो आप देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 74 सी योजनाएँ जो अभी चल रही है भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर केंद्र जो साझा कार्यक्रम होते हैं केंद्र और राज्य के, उसमें 7400 योजनाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इससे प्रश्न बनता है, तो MCQ तौर पे इसे शामिल मैंने किया है। अब इंटरनेशनल इशू से संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल इशू से संबंधित प्रश्न है, पहला है कि गाजा पट्टी निम्न किस देश के बीच अवस्थित है। हाल ही में चर्चा रहा है इजराइल फिलिस्तीन का मामला, तो उसमें गाजा पट्टी की चर्चा आई है। तो उसमें गाजा पट्टी किस देश के बीच है, गाजा स्ट्रिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पहला है इजराइल जॉर्डन, ऑप्शन बी इजराइल मिस्र, ऑप्शन सी मिस्र जॉर्डन और ऑप्शन डी इजराइल फिलिस्तीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इजराइल और मिस्र होगा। इन दोनों देशों के बीच गाजा पट्टी पाया जाता है। और भी इससे महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों को अभी मैं एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूँ, मैप के थ्रू मैं इसे आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट। तो इसके पहले क्या चीज़ें दी गई है इससे संबंधित। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इजराइल वर्ष 1967 में गाजा पट्टी का अधिग्रहण किया है। ये भी प्रश्न MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। ओस्लो समझौते के तहत गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण उसके प्रति प्रशासन के प्रति दिन जो जवाबदेही होगी, तो वो किस समझौते के तहत चलाया जाता है, तो ओस्लो सिद्धांत। एक आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हाल में इब्राहिम समझौता हुआ है तो वो किस संबंध में है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इब्राहिम समझौता किस के तहत किससे संबंधित है या किस संबंध में किया गया है। तो देखिए मैप के तौर पर थोड़ा सा जूम करके मैं अच्छे से इसे बता दूं। देखिए गाजा पट्टी ये क्षेत्र है,
ये इजिप्ट, मिस्र और इजराइल के बीच है, कुल का क्षेत्र एक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्रश्न और बनते हैं, डेड सी कहाँ है, तो ये किस से सीमाएँ साझा करता है डेड सी। उसके बाद आपको यहाँ पर गोल्डन हाइट से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, मेडिटेरियन सी से प्रश्न पूछा जा सकता है किस देश के साझा करता है, तेल अवीव, वेस्ट बैंक। फिर इसके बाद आपको इन देशों के बीच ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला है, इससे संबंधित कौन कौन से देश हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ से MCQ के तौर पर और भी प्रश्न निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन इजराइल हमले में किस भारतीय नागरिक की मौत हो गई? ऑप्शन यानी विच इन इंडियन सिटीजन वाज डेड इन द रिसेंट फिलिस्तीन और इजराइल अटैक। तो पहला है सौम्या भारती, और ऑप्शन बी सौम्या स्मृति, ऑप्शन डी सौम्या संभवतु, और ऑप्शन डी सौम्या संतोष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सौम्या संतोष। 21 मई 21 में फिलीपींस के हमास, जो इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है हमास को, की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, अस्केलोन और होलोन शहर में किए गए हमले में भारतीय नागरिक सौम्या संतोष की मृत्यु हो गई है। सौम्या संतोष केरल राज्य से संबंधित है। ये भी MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। किस राज्य से संबंधित रखती थी ये सौम्या संतोष, इससे प्रश्न शामिल किया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल इशू में क्या है। भारत में प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक प्रमुख स्रोत देश FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, निम्न में से कौन है? अर्थात ऐसा कौन सा देश है जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है और वो महत्वपूर्ण देश है, उस देश का नाम बताइए। तो पहला है कैमन आइलैंड, दूसरा है मोरक्को, ऑप्शन सी सेनेगल द्वीप, ऑप्शन डी बुर्किना फासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैमन आइलैंड। तो कैमन आइलैंड क्या है? कैमन आइलैंड के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्तीय कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसके बारे में डेली एनालिसिस जो होता है प्रिंस सर करते हैं, उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताए होंगे, तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं, ने कैमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, जो भारत में प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत देश माना जाता है। तो आप कैमन आइलैंड इस संबंध में ग्रे लिस्ट में जाता है। फिर कैमन आइलैंड भारत को प्राप्त होने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI में सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में माना जाता है। FATF ने अन्य देशों को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वो कौन कौन से देश हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, बुर्किना फासो, मोरक्को, सेनेगल द्वीप। तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए गए सभी को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, पर भारत के संदर्भ में कैमन आइलैंड को शामिल किया गया है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आप लोग यहाँ से अच्छे से देखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन है 2021 में क्वाड समूह में प्रतिनिधियों के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राष्ट्र के द्वारा किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट समिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वाड ग्रुप इन 2021? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको अमेरिका। क्वार्टरियल सिक्योरिटी डायलॉग QSD या क्वाड इसे बोला जाता है, चतुर्देश फलकीय जो संगठन के रूप में इसे जाना जाता है। चीन के विस्तारवादी नीति के परोक्ष में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। तो प्रश्न यहाँ से भी MCQ के रूप में शामिल किया जा सकता है, इसे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये क्वाड संकल्पना। हालांकि 2007 से लेकर 2017 तक यह अस्थिर रहा, कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, पर 2017 के बाद यह संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
इस संगठन का औपचारिक जो आयोजन था वो अमेरिका कर रहा था, लेकिन संबोधन, ध्यान रखिएगा, संबोधन भारत ने किया है। भारत ने किया है संबोधन। पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने किया था संबोधन इस पहले शिखर सम्मेलन का। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, संबोधन के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल इशू से, हाल ही में चर्चा में रहे एवर गिवन जहाज किस देश से संबंधित है? The ever given ship which was in recently belong which country? तो ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हांगकांग और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ताइवान। तो इसे देखते एक्सप्लेनेशन के तौर पर, जैसे ताइवान के एवरग्रीन कंपनी द्वारा संचालित एवरिन जहाज़ की शुरुआत चीन से रॉटरडम नीदरलैंड के लिए हुई थी। अर्थात यह ताइवान की जहाज़ थी, चीन का कुछ सामान लेकर रॉटरडम जा रही थी नीदरलैंड। तो बीच स्वेज नहर के पोर्ट टॉफिक एक जगह है, स्वेज नहर में पोर्ट है, वहाँ पर यह परिचालन इसका बंद हो गया, जिसके कारण स्वेज नहर की जो सारी जो आवागमन की गतिविधियां थी वो थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न थी। यह जहाज़ 400 मीटर लगभग लंबा था, इसलिए स्वेज नहर पर तिरछा थोड़ा सा फंस गया, जिसके वजह से हाल में बहुत चर्चा में रहा था। और इस कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया स्वेज नहर प्राधिकरण के द्वारा। तो इस संबंध में ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आज का हालांकि लंबा 20 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं कल से प्रयास करूंगा। आज नया दिन था, थोड़ा सा चीज़ों को समझना था, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे मैं कर रहा था क्वेश्चन MCQ। कल से मैं थोड़ा जल्दी इन चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मुझे भी समझना था, क्योंकि मुझे फॉर्मेट मिला, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को कर रहा था। तो उसको भी क्यूरियो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अभी हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े। और करंट अफेयर्स के संदर्भ में आप चिंता मुक्त हो जाइए। करंट अफेयर्स आपको बेहतर तरीके से हम लोग कराएंगे, युक्ति परिवार आपको कराएगा। डेली आपको आप लोग सभी लोगों को प्रिंस सर करवा रहे हैं, डेली करंट एनालिसिस करा रहे हैं DCA के रूप में। मैं भी सेट अब ले रहा हूं। साथ ही अब टॉपिक वाइज भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो इससे संबंधित जो भी होंगे करंट अफेयर्स, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आप लोग निश्चित होकर चीज़ों को अच्छे तरह से लें। इसका PDF जो भी होगा आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप पर दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या युक्ति IAS सर्च कीजिए जाके विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, और डायरेक्ट आप खुद ऐड हो जाइए और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।